नमस्कार साथियों। हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, हम भारत के संविधान की चर्चा कर रहे थे, तो हमने सबसे पहले जो राष्ट्रपति का टॉपिक है हमारे, वो चालू किया था। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। सर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे पहले, लेक्चर वाइज लेक्चर? उसमें सबसे पहले तो हमने जो राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, ये पढ़ लिया। उसके बाद में जो राष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलाता है। उसके बाद में जो राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो। उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ लिया था और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति पढ़ ली थी। आज हम राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है क्या ये महाभियोग। तो साथियों, हम आज जो हमारा आज का टॉपिक है महाभियोग प्रक्रिया, जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी महाभियोग की प्रक्रिया। क्या टॉपिक है हमारा? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, जो राष्ट्रपति है भारत का, ठीक है, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में संविधान के। तो सबसे पहले कि अनुच्छेद है 61 यानी कि 61। ठीक है, उसके बाद में देखो, जो महाभियोग की प्रक्रिया है सर, क्या राष्ट्रपति के खिलाफ ही लाई जाती है क्या, और किसी के खिलाफ नहीं ला सकते? जैसे कि हम ये बोले आपसे, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, और जो मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है, उसमें जो एमपी एमएलए वगैरह हैं, उनके खिलाफ भी सर क्या महाभियोग लाया जा सकता है क्या? तो हम बोलेंगे कि उनके खिलाफ हम महाभियोग की प्रक्रिया नहीं ला सकते हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया या तो हम जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है उसके खिलाफ लाते हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। तो हम तो राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया है क्या। तो साथियों, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो लाई क्यों जाती है। सर, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ लाई क्यों जाती है, क्या कारण है इसका? तो इसका सीधा सा कारण है कि या तो राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो। क्या किया हो सर? या तो संविधान का उल्लंघन किया हो या संविधान का अतिक्रमण किया हो। इस कारण से हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं। तो सर, सबसे पहले, फिर उसके बाद में, ठीक है सर, हम महाभियोग की प्रक्रिया लाए, क्यों लाए? क्योंकि संविधान का राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया। उसके बाद में संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर हम राष्ट्रपति के खिलाफ
महाभियोग की प्रक्रिया लाते हैं। सर उसके बाद में महाभियोग की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है? सर महाभियोग की प्रक्रिया एक कैसी प्रक्रिया है? तो हम बोलेंगे जो महाभियोग की प्रक्रिया है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया सर? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती क्या है क्या ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया? तो हमें यह पता होना चाहिए, ठीक है। आप सभी को यह पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, क्या है सर? पार्लियामेंट अर्थात हम बोल सकते हैं संसद, उसके दो हाउस होते हैं। एक तो कौन सा होता है? लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा होता है राज्य सभा, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया हम ना किसी भी सदन में ला सकते हैं। सबसे पहले किसी भी सदन में हम महाभियोग की प्रक्रिया को ला सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। किसी भी सदन में हम जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको ला सकते हैं, ठीक है सर। लाए तो हमें तो पहले तो ये बताइए कि ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया कैसे है सर? जो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है कैसे है? देखो अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, एक हाउस में, ठीक है, जो एक हाउस है ना ये लोकसभा, इसमें क्या होता है? प्रस्ताव को लाया जाता है। क्या क्या होता है सर? जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है ना तो सबसे पहले एक हाउस में प्रस्ताव को लाया जाता है या रखा जाता है। उसके बाद में जो दूसरा हाउस है, दूसरा हाउस क्या है यहाँ पे? राज्यसभा। ये उसकी क्या करता है? यहां पे प्रस्ताव को लाए, आरोप लगाया, प्रस्ताव को ले आए, उसके बाद में ये राज्यसभा में आया, फिर उसकी जांच होती है। क्या होती है सर? जांच होती है, दूसरे सदन में जांच होती है। तो जो दूसरे सदन में जांच होती है तो वहां पे क्या होता है? एक कमेटी गठित होती है। क्या होती है? कमेटी गठित होती है, ठीक है। कमेटी गठित होती है। कमेटी गठित होने के बाद में जो कमेटी होती है ना उसको कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है। क्या होती है? कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो न्यायिक शक्तियां प्राप्त है, तो इस कारण से सर ये क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्योंकि देखो सबसे पहले तो हम लोकसभा में लेके आए, ठीक है, हमने प्रस्ताव को रखा, ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या करता है? सेकंड सदन उसकी जांच करता है। जांच करने के दौरान इसको एक कमेटी गठित करनी होती है। एक एक कमेटी गठित करती है। जो व्यक्ति होती है उसको कुछ न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्या होती है सर? कुछ न्यायिक शक्ति प्राप्त होती है। इस कारण से ये महाभियोग की प्रक्रिया एक क्या है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपने तो ये चीज तो देख ली कि सर ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या है। उसके बाद में जो महाभियोग है सर, क्या महाभियोग है वो देखो सबसे पहले महाभियोग का प्रस्ताव हम किसी भी सदन में रख सकते हैं। क्या सर? सबसे पहले हम किसी भी सदन में रख सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो मान लो कि हमने लोकसभा में प्रस्ताव को लेकर आए। क्या सर? लोकसभा में हम प्रस्ताव को लेकर आए, ले आए। उसके बाद में क्या होता है सर? जो फर्स्ट सदन है ये लोकसभा में हम प्रस्ताव को लेकर आए, उसके जो कुल सदस्य होते हैं सर, कुल सदस्य होते हैं उनके 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है। क्या है सर? उनके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए सर कितने के? 1/4 सदस्यों के।
ठीक है सर। उसके बाद में क्या है सर, ये 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद में क्या होता है, जिस सदन में हम प्रस्ताव ला रहे हैं, जैसे कि हम लोकसभा में ला रहे हैं, ठीक है क्या सर, जिस सदन में हम प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है, ठीक है, लोकसभा में हम प्रस्ताव को लेकर आए, 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद में क्या है सर, लोकसभा के बाद में, ठीक है, देखो 14 दिन के नोटिस के बाद, ठीक है, हम ये प्रस्ताव लेकर आए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हो गए। उसके बाद 14 दिन के नोटिस के बाद जो संसद होती है वो प्रस्ताव पर चर्चा करती है। क्या करती है सर, प्रस्ताव पर 14 दिन के नोटिस के बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। ये तो ठीक है सर, 14 दिन के नोटिस के बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, ठीक है, 14 दिन के नोटिस के बाद सर प्रस्ताव पर चर्चा हो गई, ठीक है। अब देखो, नोटिस के बाद तो प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो अपना कुछ पक्ष तो रखेगा कि उसके खिलाफ महाभियोग क्यों लाया गया है सर, महाभियोग क्यों लाया गया है, तो वह या तो स्वयं, क्या सर, या तो वह स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, क्या सर, या तो वह स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात को रख सकता है। क्या कर सकता है सर, वह अपनी बात को रख सकता है। देखो सर, यह हुआ हमारा लोकसभा हुआ, पहले इसको जान लो, ये 14 दिन के नोटिस के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो कुल सदस्य हैं, जैसे कि हम किस में लाए, लोकसभा में, कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, किसमें सर, लोकसभा में। उसके बाद में ये कहां जाता है सर, राज्यसभा में, ठीक है। अब ये राज्यसभा में आ गया, क्या आ गया, राज्यसभा में आ गया। अब राज्यसभा में आने के बाद में, राज्यसभा में आने के बाद में, ठीक है, 14 दिन के नोटिस के बाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। क्या होती है सर, प्रस्ताव पर चर्चा होती है, ठीक है। यहां से अपन लेके आए, इस प्रस्ताव पर चर्चा हो गई। अब जो राष्ट्रपति है वो अपना पक्ष तो रखेगा कि महाभियोग क्यों लाया गया है, तो या तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या रखता है, अपनी बात रखता है। क्या रखता है, अपनी बातों को रखता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम, अपना पक्ष रख सकता है। पक्ष रख दिया सर, उसके बाद में जो दूसरा सदन है, यानी कि राज्यसभा, ये जो दूसरा सदन है राज्यसभा, ये क्या करता है, उनकी जांच करता है। क्या सर, उसकी जांच करता है। अगर जांच के दौरान, अगर जांच के दौरान राष्ट्रपति, क्या सर, जांच के दौरान राष्ट्रपति अगर अपराधी पाया जाता है, तो ये दूसरा सदन है उसके भी कुल सदस्यों के, क्या सर, उसके भी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव दूसरा सदन भी पारित कर दे। क्या कर दे सर, दूसरा सदन उसके कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को अपना सीट छोड़ना पड़ता है, अर्थात वह अपने पद से उसको हटना पड़ता है, ठीक है सर। उसके बाद में हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी कैसे लिखेंगे।
सर, महाभियोग का प्रस्ताव हम किसी भी सदन में ला सकते हैं। क्या सर? जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी कि जो महाभियोग का प्रस्ताव हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वह लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो। उसके बाद में, ठीक है सर, हम ये तो ले आए। उसके बाद में जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने चाहिए। फिर क्या होता है सर? उसके बाद में 14 दिन के नोटिस के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा करता है। क्या सर? उसके बाद में 14 दिन के नोटिस के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा करता है। सर, जो 14 दिन का नोटिस है, उसके बाद सदन क्या कर रहा है? प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या है? पहला सदन आरोप लगाता है। क्या करता है सर? पहला सदन आरोप लगाता है। फिर इसके कुल सदस्यों के इसके कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत
से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। ठीक है सर, पहला सदन आरोप लगाता है, फिर इसके बाद कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद में दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। क्या सर? दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखता है। क्या करता है सर? उसके बाद में दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति या तो खुद यानी कि स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखता है। उसके बाद में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को क्या कर दे सर? पारित कर दे। क्या था सर? यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। उसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है सर? उसके बाद में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। सर एक और चीज, क्या जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो क्या सर राष्ट्रपति के महाभियोग
प्रक्रिया में भाग लेते हैं क्या? तो हम बोलेंगे कि सर जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन सर किसमें भाग नहीं लेते? वो मैंने आपको बताया था कि जो निर्वाचन होता है या निर्वाचक मंडल होता है उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा वो भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। सर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्या करते हैं सर? भाग लेते हैं। सर ये तो आपने बताया, लेकिन आप हमें यह भी बता दीजिए कि कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। सर कौन लोग भाग नहीं लेते हैं? जो हमारे 29 राज्यों के विधानसभाएं व दिल्ली व पांडुचेरी की विधानसभा सभाओं के जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कौन है सर वो? जो 29 राज्यों की, ठीक है, आप इसको यहां छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। हमने ये महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पहले चर्चा की, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में सर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 62 के बारे में बात करेंगे। सर अनुच्छेद 62 में क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या था? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। सर जो संविधान का अनुच्छेद 62 है ये क्या बोलता है? क्या है सर इसमें? सर इसमें जो राष्ट्रपति होता है ना भारत का, उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। क्या सर? जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी कि जो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव
करा लेना चाहिए। ये किसमें सर? अनुच्छेद 62 में। उसके बाद में ठीक है सर, ये तो ठीक है। यदि सर ऐसा नहीं हो तो, यदि सर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होगा? अगर देखो टाइम पे, यानी कि एक राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो तब तक अपने पद पे बना रहेगा जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो जाएं। क्या नहीं हो जाए सर? दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो जाएं, तब तक जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बना रहता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। उसके बाद में सर नेक्स्ट क्या है? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, क्या सर? ध्यान से सुनना, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, रिक्त होने के कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि महाभियोग, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए सर? राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दे, तभी तो पद रिक्त होगा राष्ट्रपति का। क्या होगा सर? तभी तो पद रिक्त होगा। तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव, तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव हमको यथाशीघ्र करा लेना चाहिए। सर यथाशीघ्र यानी कि जो 6 माह है, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव यथा शीघ्र करा लेना चाहिए। ठीक है सर, यथाशीघ्र ठीक है सर, कुछ टाइम भी होगा, तो 6 महीने के अंदर अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, तो सर हमने आज 2 आर्टिकल पढ़े, कौन कौन से? सबसे पहले तो हमने पढ़ा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में क्या सर? सबसे पहले तो हमने अनुच्छेद 61 पढ़ा, उसमें क्या था? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उसके बाद में हमने जो आर्टिकल 62 है, यानी कि अनुच्छेद 62 है,
वो पढ़ा। उसमें क्या था कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, तो साथियों ये आज का हमारा लेक्चर था। ठीक है, तो अगर आप सभी लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे जो लेक्चर इसको शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कमेंट कर देना। लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब भी करना है, और अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे उनको भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज की हमारी जो एक क्लास है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।